क्या करूं? कलर इसका बन क्या है तू? हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है सभी को जो भी ऑनलाइन है? कंफर्म कर दो भाई। ओके। अच्छा, अभी तक जितना किया है उसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन उसमें अभी तक? कोई डाउट इसमें जो इतना भी किया अभी तक? कोई क्वेश्चन इसमें? चल रही है क्लास यहाँ अंदर भेज दो। ठीक है, मैं ये पूछ रहा था कि जितना अभी तक हमने किया है वैसे ज्यादा तो नहीं हुआ, ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि उनको थोड़ा समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या रिपीट कराऊं वापस से एक बार दोबारा? हाँ जी क्लास। यस सर। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ सारा का सारा जितना भी हुआ आज तक। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ। अच्छा, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है, ये तो कर ही लिया होगा सभी ने। हाँ जी सर। ठीक है, देखो सबसे पहले एक फोल्डर बना लो, जैसे मैंने WD37 आपके बैच नंबर का बनाया हुआ फोल्डर, आप अपने नाम का बना लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो ओपन विद कोड करोगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ओपन हो जाएगा। अभी मेरी फाइल्स बनी हुई हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो ये एम्प्टी होगा, कुछ फाइल्स नहीं होंगी। ठीक है, तो करना क्या है कि हो सकता है आपके पास यहाँ पर ऑप्शन हो न्यू फाइल का, नहीं तो Ctrl+N करके भी आप कर सकते हो। Ctrl+N करोगे ऐसा ओपन हो जाएगा। इसको सेव करो, फाइल को जो भी नेम देना है, index.html, मैंने ये नेम दिया। अब ये मेरा मेन के अंदर जा रहा है, मुझे मेन मेन रखना, मुझे बाहर रखना है इसको। ठीक है, मैंने किया index.html। अब जो यहाँ फाइल पड़ी है index.html वो अलग है, वो उस फोल्डर के अंदर है, अभी मैं इसके अंदर बता रहा हूँ आपको दोबारा से। अब सबसे पहले क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, देन 1 एंटर करना है, आपके पास आएगा एमिट एब्रीविएशन। ठीक है, मीन्स कि ये एक शॉर्टकट है HTML का। जो HTML की इसको हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट। वैसे इतना जानने की जरूरत नहीं है कि बॉयलर प्लेट क्या होता है, सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि शिफ्ट और 1 प्रेस करना है आपने। ठीक है, शिफ्ट एंड 1 प्रेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सीधा जो टैग्स थे वो बताऊं या इसको एक्सप्लेन करूं, ये क्या है चीजें, इसकी रिक्वायरमेंट है किसी को?
900। ठीक है। अब देखो, इसके बाद मैंने बताया था कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ, ठीक है, तो मेरा ऑटोमेटिक ये सेव हो जाता है। तो वो सेव जो है आपने कैसे इनेबल करना है, यहाँ पर जाना है आपने, कॉर्नर में आओगे आप, ठीक है, राइट साइड बॉटम में। तो यहाँ मैनेज लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जैसे ही जाओगे तो फर्स्ट ही ऑप्शन आएगा आपके पास, फाइल्स ऑटो सेव। यहाँ पर ऑफ होगा आपका, ठीक है। अभी मैंने ऑफ कर दिया, देखो इसको। अभी मैं इसको कुछ टाइप करता हूँ, चेंजेस करता हूँ इसके अंदर, तो आप देखोगे यहाँ वाइट डॉट बन गया, यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के साथ वाइट डॉट आ गया। मीन्स कि फाइल सेव नहीं है, तो आपको कंट्रोल एस करना पड़ेगा बार बार। आप चाहते हो कि फाइल ऑटोमेटिक सेव होती रहे, तो उसके लिए आपने इसको कर देना है आफ्टर डिले। क्लियर है? ये करने के बाद अब अगर मैं इसके अंदर दोबारा से कुछ एडिट करूं, जैसे मैंने सिंपली किया हेलो, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक सेव हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज मैंने बताई थी कि अगर मुझे इसके आउटपुट चेक करनी है, एक तरीका तो है आपका कि फोल्डर के अंदर आप जाओ, जो फाइल है उसको डबल क्लिक करो। तो ये मेरी फाइल जो है क्रोम के अंदर ओपन हुई है, ठीक है। तो आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसका आइकन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, उस ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। चलो मैं इसको कट करता हूँ। अब इसके बाद बताया था मैंने कि अब ये ऑटोमेटिक सेव तो हो रहा है। लाइक मैं यहां से कुछ भी लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ तो सेव हो रहा है ऑटोमेटिक, बट यहाँ रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो मुझे बार बार यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब ये भी ना करना पड़े तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर ये वाले जो आइकन है साइड में, लास्ट है एक्सटेंशंस, इसमें जाना है और यहाँ पर सर्च करना है आपको लाइव सर्वर, ठीक है। फर्स्ट वाला आएगा, इसको क्लिक कर देना, तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब इंस्टॉल कर लेंगे आप तो ये अनइंस्टॉल का आ जाएगा फिर आपके पास। इंस्टॉल करने के बाद इस फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा आपके पास ओपन विद लाइव सर्वर, या फिर ये शॉर्टकट है, इसको भी याद रख सकते हो, नहीं तो राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करोगे। तो ये लाइव सर्वर के अंदर आ गया। अभी अभी मैं कुछ भी टाइप करता हूँ 1 2 3 4 5, तो आप देखोगे रिफ्रेश हो रहा है ऑटोमेटिक। जबकि जो पहले ओपन किया था ये वाला, वो आपने फाइल ओपन की थी डायरेक्ट सी ड्राइव से। तो आपने क्या करना है कि ऐसे करना है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है। इसके बाद एक शॉर्टकट बताया था, जैसे कि ये लाइन मेरी काफी लेंथी है, तो अगर मुझे रीड करना हो तो इसको मुझे इस साइड स्क्रॉल करना पड़ता है, इधर देखना पड़ता है कि क्या है। तो उसके लिए आपके पास ऑल्ट प्रेस करना है, देन जेड, तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, रैप अप हो जाएगा नीचे की तरफ, न्यू लाइन में आ जाएगा डेटा। ओके, अटेंडेंस के लिए मैसेज कर देना सभी जो भी ऑनलाइन है। अच्छा, इसके बाद हमने किया था हेडिंग्स, कि हेडिंग्स कितने टाइप की होती है हमारी। जो हेडिंग्स है हमारी वह आपकी H1 से लेके H6 तक। अब बेसिक बात करें तो ये होता है आपका स्टार्टिंग टैग। इसके अंदर आप जो भी लिखते हो हेडिंग 1, ठीक है। तो ये हेडिंग 1 आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर आपने हर बार ब्रैकेट्स नहीं करनी, ऐसे नहीं करना कि बार बार टाइप करते रहेंगे फिर देन क्लोज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपली आपने कोई भी हेडिंग लिखनी है, जैसे हेडिंग 2 लिखनी है मुझे, तो H2 लिखेंगे, सीधा एंटर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपके पास H1 से लेकर, ठीक है, अप टू H6 तक हेडिंग्स है आपके पास। ओके, वापस इसको डिलीट करते हैं, H6, ठीक है, हेडिंग 6। तो ये सबसे स्मॉल है आपकी। हेडिंग 1 का साइज सबसे ज्यादा है, फिर 2 का है, उसके बाद उससे कम, फिर 3 का है, 4 का, 5 का, 6 का। 6 का सबसे स्मॉल है, और सबसे बड़ी हेडिंग है H1, सबसे स्मॉल है H6। तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको कौन सी हेडिंग चाहिए।
कौन से शॉर्टकट की बात कर रहे हो? चलो, इसके बाद मैंने बताया था पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए आप पी एंटर करोगे, पैराग्राफ जो टैग है आपका वो स्टार्ट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसके अंदर आपने कुछ डमी कंटेंट डालना है, तो टाइप करना है लोरम। सिर्फ वर्ड चाहिए, मान लो मुझे 5 वर्ड चाहिए, तो मैं एंटर करूंगा तो 5 वर्ड आएंगे। अब मान लो आपको लाइन्स चाहिए, तो लोरम लिखना है, मीन्स पैराग्राफ चाहिए, मैं 2 करता हूँ तो ये पैराग्राफ्स आ जाएंगे। हालांकि यहाँ तो आपको पैराग्राफ्स दिखेंगे, बट यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उसके लिए या तो आप सिंपली यहाँ ब्रेक कर सकते हो, बी आर टैग का यूज, मीन्स ब्रेक कर रहे हो आप लाइन को, तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक होकर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर हम ले लेते हैं हेडिंग 1। अच्छा, इसके साथ साथ हम छोटे मोटे टैग्स हैं वो कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मुझे जो फर्स्ट वाला है, इसको मुझे बोल्ड करना है, तो इसको आप सिलेक्ट करो, इसको कट कर लो, यहाँ पर एंटर करो सिंपल बी। आप जैसे ही बी एंटर करेंगे तो ये एमिट आ जाएगा आपके पास, ये वाला। इसको एंटर कर दो, तो बी मीन्स बी फॉर बोल्ड। तो इसके अंदर मैंने इसको रख दिया, तो आप देखोगे अलग से हाईलाइट होगा, यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। बी यूज करना है, बी कर सकते हो, बी नहीं करना तो इसकी जगह आपके पास आता है स्ट्रॉन्ग। जैसे कि यहां पर मैं लिखूं स्ट्रॉन्ग, तो ये आ गया। इसको आप लिखोगे तो भी आउटपुट आपका सेम ही आएगा। ठीक है, बी फॉर बोल्ड, स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही इसके अलावा और भी हैं आपके पास। चलो, मैं इस वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। एक सेकंड क्लास। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने सिर्फ देखा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों सेम ही काम करते हैं। इसके अलावा आप लाइक मुझे कोई टेक्स्ट है वो इटैलिक करना है, तो आप सिंपली एंटर करोगे आई, और इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो जो है इटैलिक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस आउटपुट में, इसका मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ, तो आप देखोगे आउटपुट जो है इटैलिक हो गया, अभी जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वो फॉन्ट उसका इटैलिक हो गया। इसके अलावा कोई टेक्स्ट मुझे मार्क करना है अगर, जैसे कि मैं यहाँ तक इसको सिलेक्ट किया, तो आपने एंटर करना है मार्क। ओके, मार्क को नहीं उठा रही है तो मैं टाइप करके दिखा देता हूँ, मार्क स्टार्ट किया एंड मार्क क्लोज। और इसके अंदर जो भी कंटेंट डालेंगे कुछ इस तरह से मार्क हो जाएगा आपका। अलग से हाईलाइट करना चाहते हो अगर आप। इसके अलावा मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसा लिखना है,
H2O, ठीक है, जो वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो अब ये जो 2 है मेरा, वो नीचे आना चाहिए इसके पैरों में H, तो वो कैसे आएगा? तो उसके लिए क्या करना है आपने, मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। उसके लिए हमारे पास स्क्रिप्ट होती है जिसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो उसके लिए टैग है सब, सब स्टार्ट किया, सब क्लोज किया, इसके अंदर मैंने 2 एंटर किया और इसको मैं कट करके यहां पर, तो आप देखोगे ये पैरों में चला गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो अब ये 22 हो गया, जबकि ये जो लास्ट वाला 2 है ऊपर की तरफ जाना चाहिए। मीन्स किसी चीज की आपने पावर लिखनी है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 10, कुछ भी लिखना है आपने, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपने करना है SUP, सुपर। इसके अंदर मैंने लिख दिया 10 और इससे पहले आपने दे देना है 2, ठीक है। मीन्स 2 की पावर 10 आपको लिखना है, तो फिर ऐसे यूज करना पड़ेगा। 2 लिखना है, फिर सुपर टैग का स्टार्टिंग, सुपर टैग का क्लोज, इसके बीच में जो आप पावर में देना चाहते हो। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और भी है हमारे पास, जैसे कि इंसर्ट टैग आता है, उसको हम लिखते हैं INS, इंसर्ट टैग। तो इसके अंदर अगर हम कुछ लिखें तो ये अंडरलाइन टाइप आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके अलावा आता है डिलीट का, मैं इस वाली लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एंटर किया डेल, मीन्स डिलीट। तो आप देखोगे ये जो लाइन आ गई, ठीक है, ये आएगी इससे। इसको हम बोलते हैं कि जो HTML के अंदर जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट बोलते हैं इसको हम। तो यही है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा वापस आते हैं हम, कुछ पार्ट हमने CSS का किया था, CSS के 3 टाइप्स किए थे, वो देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, हमने ये किया था कि CSS की फुल फॉर्म क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, देन है आपका एक्सटर्नल CSS। तीनों को एक एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। देखो, इनलाइन CSS क्या होती है आपकी, इनलाइन CSS वो CSS होती है जो आप स्टार्टिंग टैग के अंदर यूज करते हो। स्टार्टिंग टैग जैसे कि ये H1 है, ये स्टार्टिंग टैग है, ये H1 का क्लोजिंग टैग है। तो मीन्स स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखा जाएगा। और लिखना कैसे है, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके, ठीक है। H1 हमारा टैग है, इसके अलावा जो भी चीज आप यहाँ लिखोगे स्टार्टिंग टैग के अंदर, वो एट्रीब्यूट में माना जाता है। अब इस एट्रीब्यूट के अंदर आप 2 चीजें दे सकते हो, एक नेम और उसका वैल्यू। जैसे कि मैंने इसको दिया कलर, तो कलर हो गया नेम, उसकी वैल्यू दे दी मैंने रेड, ठीक है। तो आप देखोगे H1 के अंदर जो भी टेक्स्ट था वो रेड हो गया। क्लियर है? या फिर मैं इसको कलर दे देता हूँ व्हाइट, तो अभी विजिबल नहीं होगा क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है। तो साथ में आपने सेमीकोलन देना है, और सेकंड प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, इसका मैं कर देता हूँ ब्लैक। तो आप देखोगे बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो गया है, और टेक्स्ट का जो कलर है वो आपका व्हाइट हो गया है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका इनलाइन CSS है। इसके बाद आते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS आपकी हमेशा लगती है हेड के अंदर। और कैसे लगेगी, स्टाइल टैग का यूज करना है यहाँ पर। स्टाइल टैग आपने स्टार्ट किया, स्टाइल टैग आपने क्लोज किया, ठीक है। यहां पर थी स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके, इसको एट्रीब्यूट बोलेंगे यहाँ पर, और यहां पर बोलेंगे स्टाइल टैग, क्योंकि टैग स्टार्ट हो रहा है, टैग क्लोज हो रहा है। अब यहां पर अगर मैं कोई CSS लिखता हूँ, ठीक है, मैं लगाता हूं इसके ऊपर जहां पर हमने यूज किया हुआ स्ट्रोंग, ठीक है, ये स्ट्रोंग टैग यूज किया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिखूंगा स्ट्रोंग, ठीक है। ये लिखने के बाद
मीन्स आप एलिमेंटर सिलेक्टर का यूज कर रहे हो, या एलिमेंट है एक तरह से, ठीक है। अब डायरेक्टली टैग के ऊपर लगा रहे हो तो ये एलिमेंट सिलेक्टर है। इसके बाद आपने ये करली ब्रैकेट्स यूज करनी है, करली ब्रेसेस का यूज करना है। इसके अंदर अब दो चीजें आएंगी, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, यानी कि नेम और वैल्यू। प्रॉपर्टी का नेम और प्रॉपर्टी की वैल्यू। जैसे कि मैंने दिया कलर, तो ये प्रॉपर्टी नेम हो गया, और प्रॉपर्टी की वैल्यू यहां पर हम कर देते हैं ये। तो आप देखोगे इसका कलर चेंज हो गया, मीन्स ये अप्लाई हो चुका है। ऐसे ही कुछ और अप्लाई करना था, जैसे कि बैकग्राउंड कलर देना था इसको ब्लैक। तो आप देखोगे बैकग्राउंड में कलर ब्लैक आ गया, और टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, बिस्क्यू। ये वाला कलर मैंने अप्लाई किया। ये है आपका इंटरनल सीएसएस। अब एक आता है एक्सटर्नल सीएसएस, मीन्स आप एक अलग से फाइल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं, style.css, ठीक है। इस फाइल को मैंने वहां सेव कर दिया, लेकिन यहाँ इंक्लूड भी करना है। तो इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, लिंक आप टाइप करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब फाइल का नेम मैंने यही रखा था, style.css। अगर नेम कुछ और रखते हैं, आप अपने नेम पे रख लेते। बुआ लिस्ट तो अपने ने धंधा माइक ऑफ रखो अपना निशा। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक आता है style.css। आप जो भी फाइल का नेम रखोगे, फॉर एग्जांपल amit.css, तो आप यहाँ पर चेंज कर दोगे amit.css। वो आपके ऊपर है, आप क्या नाम रखना चाहते हो फाइल का। अब ये हो गया यहाँ तक। अब काम यहाँ से करना है। अब देखो यहाँ पर मैं लगाता हूँ किसी और टैग के ऊपर CSS, जैसे कि ये आपका H2। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखना, स्टाइल टैग या स्टाइल एट्रीब्यूट, डायरेक्टली आपने सिलेक्टर लेना है। जैसे कि अभी हमारा जो सिलेक्टर है ये है एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। सिलेक्टर्स के भी काफी सारे टाइप्स हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था, आईडी किया था, क्लास किया था, वो भी सिलेक्टर है। क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, और जो ये वाला ये है आपका एलिमेंट सिलेक्टर। अब मुझे इसको कलर देना है, या फिर पहले इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं क्रिम्सन, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने इसको, ये आ गया। और इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, वाइट स्मोक। तो आप देखोगे बैकग्राउंड में कलर अप्लाई हो चुका है, और टेक्स्ट को भी कलर अप्लाई हो चुका है यहाँ से। तो ये आपकी एक्सटर्नल CSS है, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज मैंने बताई थी कि तीनों में फास्ट कौन सी है, ठीक है। तो जो आपकी इनलाइन CSS है वो ज्यादा फास्ट है, ठीक है, क्योंकि वो उसके घर में ही है। ये CSS इसके घर में ही है। अगर मैं इस H1 को यहाँ से CSS दूं, यहाँ से CSS दूं, तो वो नहीं लेगा, उसकी जो इनलाइन के अंदर लिखी हुई है उसको लेगा पहले। क्लियर है। हाँ देखो, H1 को मैं यहाँ से वापस से, जो H1 हमारा ये है, इसको मैं CSS देता हूँ। चलो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ सेम, और यहां से दिया। तो आप देखोगे H1 चेंज नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये CSS इसको बैकग्राउंड कलर और कलर जो है उसको इनलाइन CSS से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है उसको, तो यहां से नहीं लेगा। हाँ, आप अगर इसके अलावा कुछ और CSS देते हो उसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मार्जिन लिख देता हूं यहाँ पर 25 पिक्सल, तो आप देखोगे वो अप्लाई हो गया, क्योंकि मार्जिन जो है आप यहां से नहीं दे रहे हो इनलाइन CSS से, तो वो यहां से ले लेगा अगर आपने यहां पर दिया है, ठीक है। तो इनलाइन CSS में जो CSS आपने दिया, जैसे कलर और बैकग्राउंड कलर, वो तो यही लेगा। अगर आप यहां पर लिखोगे यहां से नहीं लेगा, यहां से वो CSS लेगा जो आपने यहां नहीं दिए। ये क्लियर है। यस सर। ठीक है। इसके बाद हमने किया था, अच्छा इसके बाद एक और चीज है, जैसे कि मैं ये वाली CSS किसी और को देना चाहता हूँ। ग्रुपिंग ऑफ सिलेक्टर बताया था मैंने। ग्रुपिंग ऑफ सिलेक्टर कैसे, कोमा देना है, देन दूसरा सिलेक्टर लिख देना है यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा DL,
तो आप देखोगे जहां पर ये था ना डिलीट टैग, डीएल फॉर डिलीटेड टेक्स्ट आता है, इससे मीन्स ये लाइन आ जाती है बीच में, तो वहां पर भी ये सीएसएस अप्लाई हो गया है, कलर भी और बैकग्राउंड कलर भी, क्योंकि यहां से तो हमने दिया ही नहीं कुछ भी ना, इंटरनल से दिया और इनलाइन तो है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, ये वाला है आपका। तो ये वाला टेक्स्ट जो है इसको बैकग्राउंड कलर और कलर यहां से मिल गया। तो आप एक से ज्यादा इसके अलावा किसी और पे लगानी है, आईएनएस के ऊपर इंसर्ट वाला है जो ये वाला, इसको भी मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ सिलेक्टर, कि आप एक से ज्यादा सिलेक्टर को भी दे सकते हो, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि इस कोड को मैं दोबारा से कॉपी करूं और मुझे इसको भी यही सीएसएस देनी थी डिलीट टैग को, तो मैं दोबारा लिखूं। ओके, इसको कट करते हैं। ठीक है, तो ये रिपीटिशन ऑफ कोड हो गया, क्योंकि हालांकि जो कोड आपका सेव होता है वो केबी में सेव हो रहा है। ठीक है, इसका अगर साइज भी चेक करोगे तो केबी में ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। यहाँ ओपन करो इसको, देख रहे हो जो स्टाइल की फाइल है 1 KB की है। ठीक है, लेकिन हम रिपीट क्यों करें कोड, जब हमारा काम यहीं से चल सकता है ग्रुपिंग ऑफ सिलेक्टर का यूज करके, हम यहीं से अप्लाई करेंगे इसको, ना कि दोबारा लिखेंगे। क्लियर है? तो यहां से दे देना, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ सिलेक्ट। इसके बाद हमने किया था, चलो मैं ये वाली सीएसएस हटा देता हूं, अब बात करते हैं आईडी और क्लास की। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, ये भी नहीं चाहिए मुझे। और ठीक है, सारी सी सेट चुकी है, ये तो मार्क आएगा तो उससे आ रहा है आपका। अब बात करते हैं आईडी और क्लास की। देखो आईडी हमेशा यूनिक होती है, आईडी को दोबारा रिपीट नहीं करना। ठीक है, एचटीएमएल पेज के अंदर, लेकिन क्लास कॉमन होती है। तो आप क्लास को मल्टीपल टैग्स के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नाम लिया क्लास का डेकोरेट, तो क्लास है तो डॉट से स्टार्ट होगा आपका, डेकोरेट मैंने इसको नेम दिया। इसके अंदर मैंने दे दिया कलर क्रिम्सन। ठीक है, या तो ऐसे टाइप कर लो, नहीं तो कुछ और कलर चाहिए तो इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से जैसा भी कलर चाहिए आपको उसके ऊपर लेके जाओ, क्लिक करो तो वो कलर कोड अपने आप आ जाएगा। अभी हम आगे जाके करेंगे ये आरजीबी क्या होता है। ठीक है, वैसे आरजीबी आपने पढ़ा होगा, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, एक आरजीबी ए आएगा, वो भी हम देखेंगे आगे जाके। अब ये जो मैंने क्लास बनाई है, मैंने यहाँ कहीं भी यूज नहीं की किसी भी टैग के अंदर। तो अगर मुझे कहीं पर यूज करना है इसको, मान लो मुझे पैराग्राफ के अंदर करना है, तो आपने क्लास लिखना है और इसके अंदर क्लास का नेम डाल देना है डेकोरेट। यहाँ पर डॉट नहीं लगाना, देख रहे हो सभी का कलर चेंज हो गया। यहाँ पर डॉट नहीं लगाना, कभी यहाँ पर आकर डॉट लगा दो, यहाँ डॉट नहीं लगाना। यहाँ पर सिंपल क्लास का नेम लिखना है, यहाँ पर डॉट लगाना है, क्योंकि यहाँ हम सीएसएस फाइल को बता रहे हैं कि ये क्लास है। ठीक है, जिस नाम की क्लास है उस नाम की आईडी भी हो सकती है आपकी, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, क्योंकि आईडी आपकी हैश सिंबल का यूज करना आपने। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो सीएसएस लिखी होगी वो इससे डिफरेंट है। आप इसके अंदर जो भी सीएसएस लिखोगे उसका इफेक्ट क्लास के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लास डॉट से रिप्रेजेंट होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हैश से। तो इसके अंदर अगर मैं कुछ कलर देना चाहूँ, कलर चेंज करते हैं यहाँ पर, मान लो ये कलर ले लिया मैंने और इसको मुझे कहीं यूज करना है अगर, तो आईडी लिखना है इक्वल डबल कोटेशन के अंदर उसका नाम डाल देना है डेकोरेट। ठीक है, तो ये इसको कलर मिल चुका है। अब आईडी यूनिक होती है तो इसको आईडी को आपने दोबारा यूज नहीं करना। ठीक है, आईडी को दोबारा यूज नहीं करना कहीं पर भी किसी टैग के अंदर। हालांकि यूज करोगे रिजल्ट आएगा, मैं ये नहीं कहता रिजल्ट नहीं आएगा, बट यूज नहीं करना। देखो इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया, बट यूज नहीं करना हमें। एक एक्सेप्शन है, ठीक है, कि सीएसएस अप्लाई हो जाती है, बट अगर एचटीएमएल के अंदर बात करें तो गलत है।
ठीक है, इसके बाद हमने किया था पैडिंग एंड मार्जिन। तो उसके लिए मैं यहाँ से क्लास है जो मेरी, यहाँ से कट करके इस H1 के ऊपर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, और इस क्लास के अंदर इसको मैं हटा देता हूँ, आईडी समझ आ चुका है क्या है। इसको मैं कुछ बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि H1 कहाँ से कहाँ तक है। अगर उसके बैकग्राउंड में कलर होगा तो आपको मालूम चलेगा उसका एरिया कहाँ तक है। चलो इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं क्रिम्सन। मैंने ये कलर दिया, इसको इसको चेंज करते हैं। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए। तो अब ये जो बैकग्राउंड कलर आया है आपका, ये आपका कंप्लीटली किया है H1। ये आपका H1 टैग है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये। तो मैंने एक और चीज बताई थी कि ये जो गैप यहाँ से आया है, ये टॉप से गैप आया है और इधर से गैप आया है और इन टैग्स के बीच में भी गैप है, ये अगर आपको खत्म करना हो तो आपने यूज करना है यूनिवर्सल सिलेक्टर का, जो कि है स्टार। स्टार क्या करेगा, सभी के ऊपर अप्लाई कर देगा, जितने भी टैग होंगे उस पेज के अंदर वहां पर सीएसएस अप्लाई कर देगा। यहाँ पर जो भी आप सीएसएस लिखोगे, जैसे कि मोस्टली हम मार्जिन 0 करते हैं, ठीक है, और पैडिंग 0 करते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो इसके अंदर हम लगाते ही लगाते हैं। तो अब ये बिल्कुल मर्ज हो चुका है आपका कंटेंट, और इनके बीच में जो गैप था वो भी खत्म हो चुका है। बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग थी वो हटा दी हमने। अब इस H1 के ऊपर, जिस H1 के अंदर ये क्लास लगी हुई है आपकी, ये वाली क्लास, इसमें आते हैं। और मार्जिन क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने सिंपली लिखा मार्जिन 25 पिक्सल। तो आप देखोगे 25 पिक्सल जो अप्लाई हुआ है वो चारों तरफ से अप्लाई हुआ है, मीन्स ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। जो आपका राइट है उस तरफ आपका ये वाला राइट आएगा, मीन्स राइट के सामने जो स्क्रीन का पार्ट है वो राइट रहेगा आपका, लेफ्ट के सामने वाला लेफ्ट रहेगा, हमेशा याद रखना। आईडी और क्लास की ग्रुपिंग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये वाली जो सीएसएस है, मान लो मैं इसको यहां कर देता हूँ हैश डेकोरेट। ठीक है, ये किया मैंने। तो ये आई थिंक आईडी लगी हुई थी हमारी, कहाँ पर लगी हुई थी, यहाँ पर देखो H2 के अंदर। तो H2 को भी ये सीएसएस मिल गई है। ग्रुपिंग आप कर सकते हो, आप इस सीएसएस को ग्रुपिंग आप किसी भी चीज की कर सकते हो, एलिमेंट की कर सकते हो, सब चीजों की कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं कर दूं DL डिलीट टैग का, तो अब देखो यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो अप्लाई हुआ है ना, तो ये जो आपका 25 पिक्सल है, अब ये टॉप बॉटम में अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे राइट और लेफ्ट में लगा है। ठीक है, ये डिफरेंस आता है यहाँ पर, क्योंकि जो ऊपर H1 और H2 हैं वो आपके कौन से एलिमेंट हैं, बताया था ना, ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, पढ़े हैं किसने? इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पढ़े हैं आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो CS अप्लाई हुई है, ये कौन सा एलिमेंट है? ये ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होता है? सर्च किया था आप लोगों ने किसी ने? ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट्स अगर सर्च करते तो मिल जाता आपको। देखो HTML ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट
ब्लॉक एलिमेंट क्या कहता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन ए न्यू लाइन एंड द ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड सम स्पेस, यानी कि मार्जिन भी ऐड कर देगा बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट। और अगर नीचे की तरफ आप देखोगे इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, डज नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन, न्यू लाइन में कभी स्टार्ट नहीं होगा, और उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना उसको नेसेसरी है, यानी कि उतनी ही विड्थ लेगा जितनी उसको रिक्वायर्ड है, यानी कि उसके अंदर जितना कंटेंट होगा, जैसे इसके अंदर इतना कंटेंट है तो इतनी ही विड्थ लेगा, ये इससे ज्यादा नहीं लेगा। तो यहाँ पर जो आपके टैग्स लगे हुए हैं, जैसे ये स्ट्रोंग लगा हुआ है, यहाँ पर मार्क लगा हुआ है, ठीक है, इंसर्ट लगा हुआ है, डिलीट लगा हुआ है, इटैलिक लगा हुआ है, आई, तो ये सारे आपके कौन से इनलाइन है, सारे आपके, क्लियर है। अब ये सारे जो लगे हुए हैं वो पैराग्राफ के अंदर लगे हुए हैं, तो पैराग्राफ आपका ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपका ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपका ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं इसके बाद एक और पैराग्राफ लेता हूं तो वो यहां से स्टार्ट होगा, न्यू लाइन से, यहां से स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर है ये चीज कि इनलाइन क्या होता है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। और बात कर रहे थे इसकी ग्रुपिंग की, तो आप ग्रुपिंग कर सकते हो, जैसे कि ये एक एलिमेंट हो गया, ये आपका एक आईडी हो गया, ये आपका क्लास हो गया, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हो सकता है कि इसको भी आपने इसमें से कुछ सीएसएस देनी थी जो कॉमन थी, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, मान लो ये जो आईडी है मेरी डेकोरेट, यहां पर मुझे इसको पैडिंग देनी थी 25 पिक्सल, ठीक है। तो ये आईडी कहां पर है, H2 के अंदर, मुझे इसको पैडिंग देनी थी तो यहां से मिल गई उसको, ठीक है। और ये वाली सीएसएस भी देनी थी मुझे, तो मैं ये वाली सीएसएस दोबारा नहीं लिखूंगा इसके अंदर, मैं यहीं से यूज कर लूंगा इसको, यहीं पर ही ग्रुपिंग कर लेंगे हम। क्लियर है ये चीज, ग्रुपिंग क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट है, रिपीटिशन ऑफ कोड हमारा बच जाता है।